Hello everyone, welcome to Chalk and Talk. Today we are going to discuss a poem from CBSE Class 10 which is titled as How to Tell Wild Animals. इस पोएम के टाइटल का मतलब होता है How to Identify Wild Animals. Wild animals को कैसे पहचाना जा सकता है. So through this poem, the poet Carolyn Wells is going to teach us how to identify wild animals. लेकिन जो बताने का तरीका है ना वो बहुत ही अजीबोगरीब है. देखो, before we begin discussion of this poem, it is important to understand a bit about nonsense verse. Nonsense verse क्या होता है? Nonsense verse एक ऐसी पोएट्री है जो ह्यूमर का यूज करती है ना, जिसका मकसद सिर्फ एंटरटेन करना होता है. सीरियस सिचुएशन को फनी बनाया जाता है, जैसे यहाँ वाइल्ड एनिमल्स के साथ इनकाउंटर्स को एक जोक की तरह प्रेजेंट किया जाता है ना. व्हाट इज दिस स्टाइल ऑफ पोएट्री कॉल्ड एज? इस तरह के पोएट्री को हम लोग बोलते हैं नॉनसेंस वर्स, है ना. ये क्या होता है? इट इज अ स्टाइल ऑफ पोएट्री, है ना. एंड दिस पोएम हैज बीन रिटन इन नॉनसेंस वर्स. हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स को लिखने का जो तरीका है, कैरोलिन वेल्स हैज यूज्ड नॉनसेंस वर्स टू डिस्क्राइब दिस पोएम, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट नॉनसेंस वर्स डज. नॉनसेंस वर्स का पर्पस क्या होता है? ह्यूमर क्रिएट करना, फनी सिचुएशन क्रिएट करना, थोड़ा सा ह्यूमरस वे में चीजों को एक्सप्लेन करना. देखो, now now let us discuss the text of the poem, and before we discuss the actual text, it's better to understand the form and structure of this poem. जैसे कि this poem has been written in six stanza of six lines each. छह स्टैंजा है और हर एक स्टैंजा में छह लाइंस है ना. एंड द राइम स्कीम which has been used है. राइम स्कीम यहाँ पर कौन सा यूज किया गया है, एक बार हम लोग खुद ही देख लेते हैं. जैसे चांस और एडवांस, इसमें राइम हो रहा है ना. देन ईस्ट एंड बीस्ट, ए बी. सो फार द राइम स्कीम इज ए बी एंड डाइंग एंड लायन. देखो, डाइंग वर्ड का जो एक्चुअल स्पेलिंग होता है उसमें से जी को ओमिट कर दिया गया है, और इट हैज बीन जानबूझ करके पोएट ने यहाँ पे डाइंग और लायन को राइम कराने के लिए ना थोड़े से स्पेलिंग में मॉडिफिकेशन किया है ना. तो सी. This is the rhyme scheme of the poem How to Tell Wild Animals. Now, let us look at the text of this poem. If ever you should go by chance to jungles in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is Asian lion. Create this picture in your mind. तुम एक जंगल में हो और एक गोल्डन ब्राउन लायन तुम्हारी तरफ आ रहा है. पोएट यहाँ पर क्या सजेस्ट कर रही है? कैरोलिन वेल्स ये बता रही है कि अगर वो तुम्हारे ऊपर रोर करे और तुम्हें खा रहा हो, तभी तुम समझ पाओगे कि इट इज एन एशियन लायन, है ना. तो यहाँ पे पोएम का पर्पस क्या है? हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, हाउ टू आइडेंटिफाई वाइल्ड एनिमल्स. और हम लोगों ने क्या आइडेंटिफाई करना अभी सीख लिया? एशियन लायन को आइडेंटिफाई करना सीख लिया, बट एट व्हाट कॉस्ट, है ना. लेकिन इसके लिए हम लोगों ने कौन सा प्राइस पे किया है? अपने लाइफ के साथ. हैव अ लुक एट दिस लाइन. He roars at you as you are dying. मतलब तुम्हारे ऊपर वो दहाड़ है ना, रोर कर रहा है, you are dying. तब तुम समझ सकते हो. Then you can be sure that you have identified a Asian lion. अब इस नॉलेज का तुम क्या करोगे? तुम तो मरने वाले हो, है ना. लेकिन ठीक है, ऐसे ही हम लोगों को सीखना है ना. So this is the first stanza of the poem. देखो, यहाँ पे कुछ और भी चीज है, जैसे कि इफ देयर शुड टू यू एडवांस, है ना. इस लाइन को देखो, यहाँ पे जो पोएम का जो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है ना वो चेंज कर दिया गया, उसे इन्वर्ट कर दिया गया है ना. दिस काइंड ऑफ पोएटिक डिवाइस इज कॉल्ड एज इन्वर्जन. इसे हम लोग बोलते हैं इन्वर्जन. सेंटेंस के स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया गया. इफ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टॉनी बिस्ट, इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? इफ अ लार्ज एंड टॉनी बिस्ट एडवांसेस टुवर्ड्स यू. लेकिन वैसा लिखा नहीं गया, इसको बिल्कुल अपोजिट वे में लिखा गया, है ना. दिस काइंड ऑफ डिवाइस इज नोन एज इन्वर्जन. इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इन्वर्जन. इसमें सेंटेंस के स्ट्रक्चर को चेंज किया गया है. इन्वर्जन किसका किया गया है? इन्वर्जन ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर. ठीक है. अच्छा, जंगल्स इन द ईस्ट, ये जो बात की जा रही है यहाँ पर, जंगल्स इन द ईस्ट, ये किसे रेफर कर रहा है? द वर्ड ईस्ट हियर रेफर्स टू इंडियन सबकॉन्टिनेंट. इंडियन सबकॉन्टिनेंट. तो पोएट यहाँ पे बता रहे कि अगर आप कभी भी इंडियन सबकॉन्टिनेंट
के जंगल में जाकर के अगर घूमोगे तो वहां पर अलग अलग तरह के वाइल्ड एनिमल्स को देखोगे तो उनसे कैसे आइडेंटिफाई करोगे. दिस हैज बीन दिस इज व्हाट शी इज ट्राइंग टू टीच अस. Now, let us have a look at the second stanza. Or if sometime when roaming around, a noble wild beast greets you with black stripes on a yellow ground. Just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to listen. है ना? Imagine, है ना? Imagine करके देखो इस चीज को कि कभी ऐसा सिचुएशन आ गया है कि एक टाइगर को देख रहे हो जो बहुत मैजेस्टिक और येलो ब्लैक स्ट्राइप्ड है. फिर पोएट का कहना है कि अगर वो तुम्हें खा रहा है तब तुम समझ सकते हो कि वो बंगाल टाइगर है ना. मतलब बंगाल टाइगर को रिकॉग्नाइज करने का तरीका क्या है? खाने दो. अगर वो एनिमल तुम्हें खा जाता है देन यू कैन बी श्योर दैट यू हैव मेट अ बंगाल टाइगर. आपने एक और एनिमल को आइडेंटिफाई करने का तरीका सीख लिया. पहला क्या था? एशियन लायन. और दूसरा क्या है? बंगाल टाइगर. बंगाल टाइगर को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो? उसे खाने दो, है ना. उसे देखो, नोटिस करो. अगर वो आपको खाना शुरू कर दे तो यू कैन बी श्योर दैट यू हैव मेट अ बंगाल टाइगर. फिर से ये किस तरह का, मतलब कि बहुत ही अजीबोगरीब बात है ना. तो इसका पर्पस क्या है? डार्क ह्यूमर क्रिएट करना, है ना. जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू. कितने कैजुअली बोला जा रहा है ना. नोटिस इफ ही ईट्स यू. लुक एट दिस लाइन. जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू. इतने कैजुअली इस चीज को बोला जा रहा है. मतलब ये क्या है? इट्स एन एग्जांपल ऑफ नॉनसेंस वर्ड्स, है ना. इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? नॉनसेंस वर्ड्स, है ना. नॉनसेंस स्टाइल ऑफ पोएट्री. नॉनसेंस वर्ड्स का यहाँ पर यूज किया जा रहा है. ठीक है. देखो, एक और पॉइंट है यहाँ पर. ये नोबल वाइल्ड बीस्ट, है ना. नोबल और वाइल्ड जो है ना, दोनों बिल्कुल से अपोजिट है मीनिंग में. दोनों वर्ड्स आपस में एकदम से. नोबल का मतलब होता है काम, वाइल्ड का मतलब होता है सैवेज, और इसे एक साथ यूज किया जा रहा है. इट इज कॉल्ड एज oxymoron. What is it called as? Is oxymoron. What is oxymoron? Oxymoron is a poetic device which is used to put two opposite ideas together. है ना. oxymoron में दो poetic, एक ऐसा poetic device है जिसमें opposite ideas are put together. Opposite ideas are put together. जैसे यहाँ पर नोबल वाइल्ड को एक साथ लगाया गया है ना. इट्स एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीमोरन. अपोजिट आइडियाज नहीं, अपोजिट वर्ड्स भी हो सकता है. कोई जरूरी नहीं हमेशा आइडिया ही हो. तो नोबल और वाइल्ड एग्जैक्ट अपोजिट तो नहीं है, लेकिन आइडिया में, है ना, उनका जो मीनिंग है उसमें, वो सेंस में वो काफी अपोजिट है. देयर कैन बी सम मोर एग्जांपल्स ऑफ ऑक्सीमोरन. जैसे कि एक एग्जांपल कंसीडर कर लो. डेफनिंग साइलेंस, है ना. डेफनिंग साइलेंस. डेफनिंग का मतलब होता है बहरा कर देने वाला, और साइलेंस का मतलब होता है सन्नाटा. तो क्या ऐसा कभी हो सकता है ना, बहरा कर देने वाला सन्नाटा हो? नहीं ना. इट इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीमोरन. जैसे कि थिंक ऑफ इट. कोई अगर बोलता है स्टूपिड साइंटिस्ट, है ना. स्टूपिड, एक साइंटिस्ट स्टूपिड कैसे हो सकता है? इट्स एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीमोरन. ठीक है. तो नोबल वाइल्ड बीस्ट किसे बोला जा रहा है? बंगाल टाइगर को, है ना. क्या बोला जा रहा है? नोबल वाइल्ड. ऑक्सीमोरन का यहाँ पर यूज किया गया है. ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन येलो ग्राउंड. ये जो यहाँ पर यूज किया गया है ना, ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन येलो ग्राउंड, इट्स एन एग्जांपल ऑफ इमेजरी. इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इमेजरी. इमेजरी. इमेजरी का पर्पस क्या होता है? इमेजरी का एक्चुअल पर्पस होता है एक वर्चुअल पिक्चर क्रिएट करना हमारे मन में, है ना. एक पोएटिक डिवाइस है. इमेजरी इज अ पोएटिक डिवाइस टू क्रिएट virtual picture in our mind. Virtual picture in our mind, है ना. देखो, अगले स्टैंजा में देखते हैं. If strolling forward, a beast you view whose hide with spots is peppered, as soon as he has leapt on you, you will know it is leopard. It will do no good to roar with pain, he will only leap and leap again. So, if while moving onwards, if you come across a beast, an animal, whose hide का मतलब क्या? Skin with spots is peppered, है ना. whose skin is
स्पॉटेड, उस स्किन इज स्पॉटेड मतलब उसके स्किन में पूरा पेपर के जैसे, जैसे पेपर का मतलब क्या होता है, वो जो ब्लैक स्पॉट्स बन जाता है ना, इट्स कॉल्ड एज पेपर्ड। तो अगर उसके पूरे स्किन में स्पॉट्स बना हुआ है, एज सुन एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू, है ना, लेफ्ट ऑन यू का मतलब हो गया जंप, जंप करना, किसी पे अटैक करना, बाउंस करना। एज सुन एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू, यू विल नो इट इज अ लेपर्ड। यू कैन बी श्योर दैट इट इज अ लेपर्ड इफ ही लिव्स ऑन यू। देखो, ये जो लेफ्ट का स्पेलिंग यहाँ पर यूज किया गया ना, इट्स नॉट एन एक्चुअल स्पेलिंग ऑफ द वर्ड लेफ्ट। ये कोई एक्चुअल स्पेलिंग नहीं, इसमें स्पेलिंग को चेंज किया गया है ना। व्हाट इज द एक्चुअल स्पेलिंग ऑफ दिस वर्ड? इट इज LEAPT, है ना। द स्पेलिंग हैज बीन चेंज्ड हियर। तो व्हाट इज इट कॉल्ड एज, जो स्पेलिंग में चेंज किया गया है, लेफ्ट की जगह लेफ्ट यूज किया गया है, दिस वन इज कॉल्ड एज पोएटिक लिबर्टी। इसे हम लोग बोलते हैं पोएटिक लिबर्टी। स्पेलिंग्स में चेंज करना, सेंटेंस के स्ट्रक्चर को चेंज कर देना। तो पोएम में राइम क्रिएट करने के लिए पोएट्स इस तरह का पोएटिक डिवाइसेस का यूज करते हैं, है ना। तो देखो, इफ स्क्रॉलिंग फॉरवर्ड अ बीस्ट यू व्यू हुज हाइड स्किन इज स्पॉटेड, as soon as he has left on you, you will know it is leopard, है ना। If that animal, if that beast leaps upon you, jumps upon you, pounces upon you, you can be sure that you have met a leopard. It will do no good to roar with pain. He will only lap and lap again, है ना। अगर तुम चिल्लाने की सोच रहे हो तो कोई फायदा नहीं है, डोंट बॉदर। क्यों? वो बार बार आप पे जंप करता ही रहेगा, आप पे अटैक करता ही रहेगा। क्यों? क्योंकि वो लेपर्ड है, लेपर्ड का काम ही है लेप करना, है ना। तो ये दिस इज हाउ यू आइडेंटिफाई वाइल्ड एनिमल्स। अभी तक हम लोगों ने एशियन लायन को आइडेंटिफाई करना सीखा, और आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है, उसके रोर को सुनो, अगर रोर को सुन के आप मर रहे हो तो इट इज एशियन लायन। बंगाल टाइगर को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है, यू जस्ट हैव टू वेट एंड नोटिस इफ ही ईट्स यू। वेट करो और देखो क्या वो तुम्हें खा रहा है। अगर वो तुम्हें खाना शुरू कर दे तो इट मीन्स यू हैव आइडेंटिफाइड द बंगाल टाइगर, है ना। द थर्ड वन, लेपर्ड। अगर वो एनिमल बार बार पाउंस कर रहा है, बार बार अटैक कर रहा है, तो चलो कोई बात नहीं, आप पे अटैक हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट आपने ये आइडेंटिफाई करने का तरीका सीख लिया है कि जो स्पॉटेड स्किन वाले एनिमल होते हैं ना, एनिमल होता है, इट इज लेपर्ड। ये आप लोगों ने ये नॉलेज गेन कर लिया है ना। तो पोएटिक लिबर्टी के बारे में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। पोएटिक लिबर्टी का काम क्या होता है? स्पेलिंग को चेंज कर देना, वर्ड के सेंटेंस के स्ट्रक्चर को चेंज कर देना। जैसे यहाँ पर लेफ्ट को चेंज किया गया है ना, लेफ्ट एंड लेफ्ट अगेन। देखो, लुक एट दिस टू वर्ड्स, लेफ्ट एंड लेफ्ट अगेन, लेफ्ट एंड लेफ्ट, स्पेलिंग हैज बीन चेंज्ड। इसका एक्चुअल स्पेलिंग क्या होगा? लीप एंड लीप। It has been written as left and left. So what is it called as? It is called as poetic liberty. इस चीज को हम लोग बोलते हैं poetic liberty. Poetic liberty में क्या होता है? Change of actual spellings और structure of sentences. वर्ड्स के स्पेलिंग को चेंज कर दिया जाता है, सेंटेंस के स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया जाता है ना। ये किसके थ्रू किया जाता है? थ्रू द यूज ऑफ पोएटिक लिबर्टी। ये सिर्फ और सिर्फ पोएट्री में ही अलाउड है। यू कैन नॉट यूज पोएटिक लिबर्टी इन प्रोज। आप अपने आंसर शीट में जाकर के वहाँ पे स्पेलिंग वगैरह चेंज करोगे तो वहाँ पे आपका मार्क्स कट जाएगा, डिडक्शन हो जाएगा। ठीक ना। लेट्स हैव अ लुक एट दिस स्टैंजा, है ना। स्टैंजा 4 में यहाँ पर कैरोलिन वेल्स टॉक्स अबाउट एन एनिमल। इफ व्हेन यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड यू मीट अ क्रिएचर देयर, है ना। व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? ये किस रीजन के बारे में बात हो रही है अभी? बात हो रही है अभी ईस्ट के बारे में ना। ईस्ट का मतलब यहाँ पर क्या हो गया? इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी बोल सकते हो या फिर साउथ ईस्ट एशिया भी बोल सकते हो, है ना। इंडिया के जंगल में जो होता है। If if when you're walking around your yard, you meet a creature there who hugs you very very hard, be sure it is bear, ना। बेयर का तो अटैक करने का पैटर्न ही यही होता है। बेयर्स का हक काफी डेंजरस होता है और पोएट उस हक को एक केरस कहते हैं, है ना। देखो वो उसे कैसे बोल रहा है? If who hugs you very very hard, be sure it is the bear. If you have any doubts, I guess he will give you one more caress. पोएट यहाँ पर केयरस वर्ड यूज कर रहा है किसके लिए? बेयर हक के लिए ना। बेयर हक जो होता है वो बहुत ही डेंजरस होता है।
वो एक्चुअली क्या करता है, बियर उसे यूज करता है किसी के बोन्स को क्रैक करने के लिए, तोड़ देने के लिए, अपने प्रे के बोन्स को तोड़ने के लिए। ठीक है, देखो, तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, यूज ऑफ एलिट्रेशन, जैसे कि बी एंड बेयर। यूज ऑफ एलिट्रेशन, एलिट्रेशन क्या होता है, एलिट्रेशन इज रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, है ना, बी एंड बेयर। देखो यहाँ पर रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड डी, है ना, बी का जो साउंड है ना वो रिपीट हो रहा है, देखो बी एंड बेयर। और इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस वन इज कॉल्ड एज अलिट्रेशन। अलिट्रेशन क्या होता है, इट इज रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड इन द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स विच आर प्लेस्ड टुगेदर, है ना, जो वर्ड्स एकदम से क्लोजली प्लेस किए जाते हैं ना, उसमें जो रिपीटेशन होता है कॉन्सोनेंट साउंड का वर्ड्स के बिगिनिंग में, उसे हम बोलते हैं अलिट्रेशन। ठीक है, हाँ, तो बेयर को आइडेंटिफाई करने का क्या तरीका है, अगर आप कभी घूम रहे हो अपने घर के आसपास, कॉटेज के आसपास, यार्ड में घूम रहे हो, एंड यू कम अक्रॉस ए क्रिएचर, वो क्रिएचर आपको एक बहुत ही प्यार से, है ना, एक हग दे रहा है, तो यू कैन बी, वो अगर आपको हग करेगा तो यू कैन बी श्योर दैट यू हैव मेट अ बेयर। और अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है, आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कैरेस। कैरेस का मतलब होता है टच ऑफ अफेक्शन, है ना, अफेक्शनेट टच को हम लोग कैरेस बोलते हैं। तो डेंजरस अटैक को यहाँ पर अफेक्शनेट हग से कंपेयर किया जा रहा है ना, अफेक्शनेट टच इज कॉल्ड एज कैरेस। तो यहाँ पे कैरेस तो है नहीं, अटैक है। नाउ लेट अस हैव अ लुक एट दिस स्टैंजा। In this stanza, Caroline Wells teaches us to differentiate between a hyena and a crocodile. Now, how can we differentiate between a hyena and a crocodile? First of all, differentiate तो तब किया जाता है जब कुछ सिमिलरिटी होती है ना। अब क्रोकोडाइल और हाइना में सिमिलरिटी नाम का कोई चीज ही नहीं है, बट स्टिल because it is written in nonsense words and the purpose of nonsense words is to create humor. Humor का मतलब होता है कॉमेडी, है ना, तो पर्पस ऑफ नॉनसेंस वर्स इज टू क्रिएट ह्यूमर, लोगों को एंटरटेन करना, हंसाना, इसलिए इस तरह की बातें की जा सकती है। देखो, लेट अस हैव अ लुक एट द टेक्स्ट ऑफ दिस पोएम। Though to distinguish beasts of prey, a novice might nonplus. Novice refers to a newbie, a newcomer in a profession. एक न्यूकमर को हम लोग क्या बोलते हैं, नोविस बोलते हैं ना, अ न्यूबी। नॉनप्लस का मतलब होता है टू बी कंफ्यूज्ड, टू बी कंफ्यूज्ड। So, when a person is asked to, when a newcomer is asked to differentiate between beasts of prey, so it is possible that he may get confused while differentiating between hyena and crocodile. तो उस केस में how can he tell difference between hyena and crocodile? Hyena comes with merry smiles. Hyena comes with merry smiles. hyena को अगर देखोगे तो वो हमेशा स्माइल करता रहता है, और क्रोकोडाइल को देखोगे तो they weep, they are crocodiles. If they weep, they are crocodiles, and if they smile, they are hyena. So this is how you can differentiate between a hyena and crocodile. ठीक है, तो यहाँ पर we can see that there is use of personification. Personification क्या होता है? Personification is a poetic device in which human qualities are attributed to non-human things. जैसे यहाँ पे हाइना और क्रोकोडाइल को जिस तरह से बताया जा रहा है कि हाइना स्माइल्स, क्रोकोडाइल वीप्स, ये क्या हो गया? इट इज एट्रीब्यूटिंग द ह्यूमन क्वालिटीज टू नॉन ह्यूमन थिंग्स, है ना। तो स्माइल यूज किया गया है किसके लिए? हाइना के लिए, है ना। एंड वीप किसके लिए यूज किया गया है? क्रोकोडाइल के लिए। सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ, इट्स एन एग्जांपल ऑफ पर्सनिफिकेशन। नाउ let's have a look at this last stanza. The true chameleon is a small, a lizard sort of thing. So in the last stanza, poet Calvin Wells is talking about a chameleon. है ना? A chameleon, which is a lizard sort of thing. He hasn't any ears at all. Obviously, a chameleon doesn't have any ear and not a single wing. Neither does it have any wing. If there is nothing on the tree, it is chameleon. You see, look at this line. If there is nothing on the tree,
इट इज कमीलियन यू सी। अगर पेड़ पर आपको कुछ नहीं दिख रहा है, इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, इट मींस यू आर लुकिंग एट कमीलियन। इफ यू आर नॉट लुकिंग एट एनीथिंग, इट मींस यू आर लुकिंग एट कमीलियन, है ना। इट्स एन एग्जांपल ऑफ पैराडॉक्स। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? पैराडॉक्स बोलते हैं, है ना। व्हाट इज पैराडॉक्स? पैराडॉक्स के थ्रू एक कंफ्यूजन को क्रिएट किया जाता है। पैराडॉक्स क्रिएट्स कंफ्यूजन और क्वेश्चन। पैराडॉक्स के थ्रू एक क्वेश्चन को क्रिएट किया जाता है। जैसे यहाँ पर किया जा रहा है, क्या बोला जा रहा है? अपने ही बात को कॉन्ट्राडिक्ट किया जा रहा है ना। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, इट इज कमीलियन यू सी। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पैराडॉक्स। So this is how the poem ends, है ना। So what are the poetic devices which we have discussed today? सबसे पहले rhyme scheme हम लोगों ने discuss किया। What was the rhyme scheme? AB AB CC, है ना, ये rhyme scheme था। Then there were some poetic devices like inversion. We talked about nonsense poetry, है ना, nonsense verse के बारे में हम लोगों ने बात किया, inversion के बारे में बात किया, and we also talked about oxymoron. We talked about poetic liberty. We talked about alliteration. Then we talked about personification. We talked about paradox, है ना। तो काफी कुछ हम लोगों ने यहाँ पर नया नया डिस्कस किया है। सो इट्स बेटर कि प्रॉपर एकदम से नोट्स बना लो, है ना, उसके डेफिनेशंस को लिखो, एग्जांपल्स को लिखो। अगर एग्जाम में अगर इस तरह के क्वेश्चंस नहीं भी आते तो अपने जनरल आंसर में यूज कर सकते हो ना, इस पोएटिक डिवाइसेस का नॉलेज के बारे में बता सकते हो, और इससे आंसर थोड़ा बेटर हो जाता है ना। व्हाट आर द पोएटिक डिवाइसेस वी हैव डिस्कस टुडे? अच्छा, हम लोगों ने कौन कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज किया है? सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर यूज किया है एलिट्रेशन को डिस्कस किया। देन वी डिस्कस्ड ऑक्सीमोरॉन। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया है इमेजरी। वी आल्सो डिस्कस्ड पैराडॉक्स। पैराडॉक्स को डिस्कस किया हम लोगों ने। पर्सनिफिकेशन के बारे में हम लोगों ने बात किया है। So these are the poetic devices we have talked about. हाँ, poetic liberty as well. Poetic liberty, इन सब चीजों के बारे में हम लोगों ने बात किया है, और इसके एग्जाम्पल्स के थ्रू भी हम लोगों ने देखा है, ठीक है ना। So this is all about the poem How to Tell Wild Animals. और what is the theme of this poem? थीम तो बड़ा सिंपल सा है, देखो, ह्यूमर के थ्रू, है ना, कॉमेडी के थ्रू, ह्यूमर के थ्रू, यहाँ पे फनी वे में डिस्टिंक्ट ट्रेड्स और एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स के बारे में, जो उनका अलग अलग फीचर होता है उसके बारे में लोगों को अवेयर करना, है ना। प्रेजेंटिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक थ्रू एग्जेजरेटेड ऑफन फेटल इनकाउंटर्स, है ना। जैसे एशियन लायन के साथ जब मीटिंग हो रही है तो वो उसके रोर से जो आइडेंटिफायर है वो तो मर जा रहा है, लेकिन एटलीस्ट वो नॉलेज के साथ मर रहा है। तो ये क्या है? यहाँ पर एक डार्क ह्यूमर का यूज किया जा रहा है ना। सो देयर इज दिस एलिमेंट ऑफ डार्क ह्यूमर व्हिच हैज बीन यूज्ड एज थीम इन द पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। इसके अलावा विविड इमेजरी, आयरनी, इन सब चीजों का यहाँ पे यूज किया ही गया है। समरी, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द एंटायर पोएम लाइन बाय लाइन। समरी को आप लोग नोट्स में अपना यूज करना। एक और वोकेबलरी को देख लेते हैं। ग्राउंड का, इस पोएम में ग्राउंड का मतलब हो गया बैकग्राउंड। जैसे वो टाइगर के स्किन के बारे में बात हो रहा है ना, येलो बैकग्राउंड। डिसेंट का मतलब होता है टू आइडेंटिफाई। हाइड का मतलब एनिमल स्किन। पेपर्ड का मतलब स्पॉटेड, स्पॉट्स बना होना, ब्लैक स्पॉट्स बना होना। कैरस का मतलब होता है जेंटल, अफेक्शनेट टच, जेंटल टच। नोविस, समवन हु इज न्यू इन अ जॉब। नन प्लस, नन प्लस का मतलब जो कंफ्यूज्ड रहता है ना, बी पजल्ड और कंफ्यूज्ड। आगे देखो, these are some short answer type questions which has been taken from your NCERT book, और हम लोगों ने बार बार यहाँ पर डिस्कस किया है कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आर supposed to be answered in 40 to 50 words. So you can use this answers as hints ना। कॉपी में से प्रॉपर नोट्स बनाओ इन क्वेश्चंस का, and it can be utilized, है ना। See, these are some of the short answer type questions. क्वेश्चंस को देखो, जो भी यहाँ पे दिया गया आंसर वगैरह, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द एंटायर आंसर। सब कुछ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। उस चीज के लिए आप लोग निश्चिंत रहना, बस मेक नोट्स ऑफ इट, है ना। इसके नोट्स की तरह यूज करो। एग्जाम में जब क्वेश्चंस आएगा तो उसके यू कैन एक्चुअली यूटिलाइज दिस पॉइंट्स इन योर आंसर, एंड इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू।
देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, लुक एट द लाइन अ नोविस माइट नन प्लस, अ नोविस माइट नन, अ नोविस माइट नन प्लस। देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को, look at the line, a novice might none plus. How would you write this correctly? What is the poet's incorrect line? Why is the poet's incorrect line better in the poem? देखो, पोएम में ना काफी लिबर्टी लिया जाता है, फ्रीडम को यूज किया जाता है जस्ट टू क्रिएट अ बेटर राइम, है ना। दिस इज समथिंग कॉल्ड एज पोएटिक लिबर्टी, यही यहाँ पर यूज किया गया है। अ मोर कन्वेंशनल फ्रेजिंग माइट बी, a novice might be confused, है ना। A novice can get confused, can be confused. However, the poet's version is much more concise and maintains the rhyme. पोएट का वर्जन यहाँ पर सही क्यों है? क्योंकि ये राइम को मेंटेन किए हुए रखता है ना, मेंटेन्स द राइम एंड रिदम, enhancing the humorous and light hearted tone. पोएम को थोड़ा सा लाइट हार्टेड रखना है, ह्यूमरस है ना, कॉमेडी वाली पोएम है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के लिए देखो, ये लॉन्ग आंसर नहीं है यहाँ पे प्रोवाइडेड, दीज आर जस्ट हिंट्स, है ना। दीज आर हिंट्स, यू कैन यूटिलाइज दिस पॉइंट्स इन योर आंसर, और पॉइंट्स को यूज करके क्या कर सकते हो, अपने आंसर को फ्रेम कर सकते हो। हम्म, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, एंड इन द नेक्स्ट क्लास, इन नेक्स्ट वीडियो विल बी डिस्कसिंग न्यू चैप्टर, एंड so this is all for the day. Thank you everyone.